नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का अध्याय फर्स्ट प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। दोस्तों, आज के इस पार्ट में बहुत ही अच्छा आपको जानकारी मिलने वाली है। इसमें हम आपको गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताएंगे और इस परिभाषा को बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, खुद की अपनी भाषा में बताई गई है। बस केवल आप लोग वीडियो के ध्यान से आप देखें और हमारी बातों को ध्यान से आप सुनें। दोस्तों, इससे पहले का तीनों पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खुद ही लिंक डाल दूंगा, आप उन तीनों पार्टों को जरूर देखकर नोट कर लें ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। पार्ट 3 में दोस्तों मैंने गोलीय दर्पण और उनका प्रकार बताया था। तो गोलीय दर्पण मैंने बताया था कि कांच का खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारे अथवा रेडिएटर की कली होती है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल एक अवतल। तो उन्हीं सब गोलीय दर्पण से संबंधित हमको परिभाषाओं को सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर के जरिए समझाऊंगा, क्योंकि इसको रटने की जरूरत है नहीं, तो मैं फिगर बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं गोलीय दर्पण बनाता हूँ। तो बताया गया था पार्ट 3 में कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। तो सबसे पहले तो कांच का खोखला गोला होता है, ये कांच का खोखला गोला होता है, ये कांच का खोखला गोला है। चलिए मैं दोनों दर्पण के बारे में मैं कांच का खोखला गोला दो ले रहा हूँ, तो दोनों गोलीय दर्पणों को यहाँ बना दिया जाएगा। आप लोग फिगर को बना लेंगे। तो गोलीय दर्पण है, कांच के खोखले गोले काटा गया भाग होता है। तो खोखला गोला है, तो जाहिर सी बात जब ये गोला है तो गोला जब होगा तो इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा? इसका केंद्र होगा। जब इसका केंद्र होगा तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको काट देता हूं, मान लीजिए कि इधर का मैंने पार्ट को काट दिया यहां तक, और इसके एक तल पर पारे अथवा रेडिएटर का मैंने कलई कर दिया, बाहरी वाले तल पर, यानी उभरा हुआ तल इसको कहते हैं। इसमें पारे अथवा रेडिएटर मैंने कलई कर दिया, तो ये कौन सा दर्पण बन गया? तो दोस्तों आप कहेंगे कि ये अवतल दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। आप लोग को याद होगा कि कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग था। किसका काटा गया भाग था? कांच के खोखले गोले का। जब कांच के खोखले गोले को काटा गया भाग था तो इसका केंद्र जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी आते हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ केंद्र होगा, क्योंकि खोखला गोला है। तो जब केंद्र होगा तो मैं काट देता हूँ इसको भी। तो इधर से काट दिया गया, मान लीजिए कि इसको मैंने काट दिया और इसके अगर मैं दबे हुए भाग को पारे थोड़े कलई कर दिया, इसके दबे हुए भाग को मैंने पारे थोड़े जैसे कलई कर दिया, इसका मतलब ये कौन सा दर्पण बन गया? तो दोस्तों आप कहेंगे कि ये दर्पण बन गया क्या? हमारा उत्तल दर्पण। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग तो घबरा जाएंगे। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। तो ये तो हमारा रहा अवतल दर्पण और ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसकी सभी चीजों की परिभाषाएं मैंने जो है आपको पार्ट 3 में बताया था कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण का प्रकार क्या होता है। तो एक बिल्कुल घबराएंगे नहीं। तो ये चीजें हमारी हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। जब ये तब तो ये केंद्र बन गया, गोले का केंद्र बन गया, ये गोले का केंद्र बन गया। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, आपको ध्यानपूर्वक समझेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम बताने जा रहे हैं। जब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जानना है तो उसमें सबसे पहला परिभाषा आता है वक्रता केंद्र। क्या आता है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र यानी केंद्र की बातें होती है। तो गोले का ये केंद्र है ना, ये केंद्र जो है ये दो मतलब कि अवतल दर्पण का भी केंद्र होगा, उत्तल दर्पण का भी केंद्र होगा। जब ये केंद्र है तो इसी केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। याद रखेंगे। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे अपने शब्दों में? गोले के उस केंद्र को, गोला था तो उसी का केंद्र था ये ना, तो गोले के उस केंद्र को जिसका ये दर्पण भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले के उस केंद्र को, गोला था पहले, उसी का केंद्र ये था, तो गोले के उस केंद्र को जिसका ये दर्पण भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा क्लियर हो गया दोस्तों कि गोले के उस केंद्र को जिसका दर्पण
जिसका दर्पण एक भाग होता है कामा वक्रता केंद्र कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों कि ये परिभाषा आपको समझ में रटने की जरूरत नहीं है। गोले का केंद्र था, दोनों के लिए परिभाषा एक ही हुआ कि गोले के उस केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। आप बताएंगे ये गोला था ना, गोले को ही तो काट कर हमारा दर्पण बना था, तो वक्रता केंद्र मैंने बताया कि गोला का जो केंद्र होता था उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोले के उस केंद्र को, ये गोला था, उसके उस केंद्र को जिसका दर्पण ये भाग है उसी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को सी से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है दोस्तों? सी से। याद रखेंगे वक्रता केंद्र को हमेशा किससे दिखाया जाता है? सी से। यही पे मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पर जान गए आप लोग वक्रता केंद्र को किससे दिखाया जाता है? सी से। जब वक्रता केंद्र को सी से दिखाया जाता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए दोस्तों हो जाएगा ये। तो हो गया हमारा वक्रता केंद्र की परिभाषा। अब हम लोग वक्रता त्रिज्या जानते हैं। तो आप बताएंगे कि ये गोला है, इसका केंद्र जैसे बताए कुछ ना कुछ होगा, तो केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है उसी को त्रिज्या कहते हैं वृत्त में। तो उसी प्रकार से वक्रता केंद्र और जो हमारा जो है परावर्तक तल है, इसको हम मिला दे तो इसकी वक्रता त्रिज्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? यानी कुल मिलाकर ये आर जो है गोले की ही तो त्रिज्या है। ये आर क्या है? गोले की ही तो त्रिज्या है। गोला था उसी की तो ये त्रिज्या है। तो इसका परिभाषा सिंपल सा हो जाएगा कि गोले की उस त्रिज्या को जिसका दर्पण भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गोले की उस त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग होता है कामा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, इसको मैं यही लिख रहा हूं, आर कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये परिभाषाएं, दोनों का परिभाषा बिल्कुल एक ही लैंग्वेज में दे दिया गया। गोले के उस केंद्र को जिसका दर्पण भाग होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले की उस त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं ध्रुव। ये ध्रुव, तो ध्रुव क्या होता है कि जो वक्रता त्रिज्या, जो त्रिज्या जाकर जो परिधि को छू रही है, तो वहां पे एक बिंदु मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको पी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं दोस्तों? पी से दिखाते हैं। तो ध्रुव का परिभाषा शब्दों में कैसे दिया जाता है? तो बताइए, ये उभरे हुए तल पर पारे अथवा रेखा की कलई है ना, उभरे हुए तल पर पारे अथवा रेखा की क्या है? दोनों के लिए आर है। तो उभरे हुए तल पर पारे अथवा रेखा की कलई है, यहाँ पर दबे हुए तल पर पारे अथवा रेखा की कलई है। तो हमको बताना है ध्रुव किसे कहते हैं। इसका परावर्तक तल अंदर से होगा, परावर्तन अंदर से होगा, रंगीन विभाग से परावर्तन नहीं होता है, अंदर से होगा, इसमें परावर्तन बाहर से होगा। तो ध्रुव का परिभाषा हम लोग कहेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है ना नीचे वाला, इसमें ऊपर वाला परावर्तक तल है ना, है कि नहीं है? इसमें ऊपर वाला परावर्तक तल है, इसमें दबा हुआ परावर्तक तल है। तो ध्रुव का परिभाषा कितना सिंपल है आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है कि मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के बिल्कुल बीच, पूरा दूरी नाप लीजिए यहां से यहां तक, बिल्कुल बीच में एक बिंदु लगा लीजिए, पूरी दूरी यहां से यहां तक नाप लीजिए, बिल्कुल बीच में एक बिंदु लगा दीजिए। तो कहेंगे हम लोग क्या? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो लिख देते हैं परिभाषा, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव, इसको पी दिखाते हैं, पी कहते हैं। ध्रुव का परिभाषा क्लियर हो गया। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं हम लोग?
ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष हम लोग क्या कहते हैं? तो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसको हम पीछे तक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पीछे तक बढ़ा सकते हैं, इसको और आगे तक ऐसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारा जो नाम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। जितना भी इसको बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं दोनों ओर। तो ये तो हमारा था वक्रता केंद्र, ये हमारा था ध्रुव, ये हमारा त्रिज्या था। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष की परिभाषा बहुत सिंपल है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, चाहे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिख दे रहे हैं परिभाषा। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। दोस्तों, तो मुख्य अक्ष का परिभाषा क्लियर हो गया। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट आता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, ये द्वारक का मतलब दरवाजा। तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ, दोनों सिरों को, परावर्तक तल के दोनों सिरों को M1 और M2 ले लेता हूँ। किसी को दिक्कत है? नहीं है। चलिए, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं कि एक आप बात बताएंगे, केंद्र से परिधि की दूरी कहलाती है त्रिज्या। तो केंद्र से ये भी तो परिधि है, तो भी त्रिज्या कहलाएगी, और ये भी हमारी जो है परिधि, तो ये भी तो त्रिज्या कहलाएगी। तो ये त्रिज्या मिलकर व्यास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो हम लोग कहेंगे गोले के, चाहे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के, ये परावर्तक तल हो गया, दर्पण के परावर्तक तल, ये इसका क्या हो गया? पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया दोस्तों? ये इसका व्यास हो गया। याद रखेंगे, ये जो लाइन में डॉटेड लाइन जो खींचा, ये व्यास हो गया। तो इसका परिभाषा होगा द्वारक का कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम लोग दर्पण क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं। इसे M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा जो है गोलीय दर्पण से संबंधित 5 परिभाषाएं। अब इसके बाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा इसका है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस का मैं परिभाषा आपको बता दे रहा हूं, फिर इसके बाद फोकस दूरी और साथ ही साथ फोकस तल बताकर परिभाषाएं हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला हम लोग चलते हैं परिभाषा, अगले परिभाषा की ओर हम लोग जो है बढ़ते हैं। मुख्य फोकस, अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखें। अब हम लोग चलते हैं, 5 परिभाषाएं हो गया। अब हमारा 6वां परिभाषा है इसका, वो क्या है इसको देखेंगे। ये था हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये और इसके अगला वाला मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। चलिए दोस्तों, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो बिल्कुल वही फिगर को आपको समझना होगा। आपको मैंने बताया था
कि दर्पण जो होता है गोले का काटा गया भाग होता है। चलिए मैंने इसका केंद्र होता है, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, सी से दिखाते हैं। वक्रता केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। जहां पर परावर्तक तल है, परावर्तक तल का बिल्कुल मध्य बिंदु जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चीजें परिभाषा एकदम इसी से समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, उसका दर्पण का द्वारा कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र तक ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो उसी प्रकार से एक इधर भी ऐसा ही गोला बना था हमारा, तो इसका भी केंद्र हुआ था, इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को जिसका दर्पण भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये गोले के त्रिज्या को जिसका दर्पण भाग होता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा क्या है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फिर इसके बाद दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम लोग दर्पण का द्वारा कहते हैं। और दर्पण के वक्रता केंद्र तक ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। परिभाषा ये आ गई कि ये तो हमारा है क्या, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा मुख्य अक्ष है। इसका नाम हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। बहुत ध्यान से समझेंगे परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसीलिए इसका फिगर में फिर से बनाया हूं, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, इसमें भी चला देता हूं, मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके समानांतर देखिए, इस रेखा के बिल्कुल समानांतर चलनी चाहिए। इस रेखा के समानांतर, समानांतर रेखाएं क्या होती है आप लोग जानते हैं, जिनमें की हर जगह दूरी क्या हो, सेम हो। हर जगह दूरी नापे तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, अवतल उत्तर के लिए। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है, तो यहाँ से परावर्तित होकर इसी पर होकर जाएगी, जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है या जिस निश्चित बिंदु से आती हुई, क्योंकि अंदर से जाएगा नहीं प्रकाश, तो जिस निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। डॉटेड लाइन दिखाता है किसको, प्रतीत होने को। डॉटेड लाइन किसको दिखाता है, प्रतीत होने को। हमने बताया कि जो है दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी निश्चित बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिखता हूं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के समांतर चलने प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है, अवतल में तो जाती है, एकदम चली जाती है, लेकिन उत्तल में आती हुई प्रतीत होती है। जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस निश्चित बिंदु को मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहते हैं। ये रहा मुख्य अक्ष का परिभाषा, मुख्य फोकस का बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। मैंने बताया कि ये मुख्य अक्ष था, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें मैं लेके जा रहा था, तो यहाँ से परावर्तित होकर निश्चित बिंदु से होकर जा रहा था। मुख्य अक्ष के यही निश्चित बिंदु से हमेशा जाएगा, तो निश्चित बिंदु से होकर जाता है। तो तीर को देखेंगे, तीर इधर गया फिर इधर चला आया। जिस निश्चित बिंदु से होकर जाता है अथवा
जिस निश्चित बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, यहाँ पर इधर पहले इधर गया था फिर इधर आया, आती हुई प्रतीत होती है, तो उसी निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहते हैं। इसका फिर इसके अगला वाला इसका परिभाषा है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी का परिभाषा ये हुआ कि इसका अंग्रेजी होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। चलिए दोस्तों, फोकस दूरी का परिभाषा हम लोग देखते हैं। अब एक बात आपको क्लियर हो गई, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो मुख्य फोकस, ये तो मुख्य फोकस दोनों के लिए हो गया, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। याद रखेंगे, परिभाषा बहुत छोटा सा है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव की बीच की दूरी को फोकस दूरी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। दोस्तों ये भी परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं अक्सर रहता है। ठीक है, तो फोकस मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं और फोकस दूरी की स्मॉल एफ से दिखाते हैं। आप इन बात को गौर करेंगे। एक इसका लास्ट है फोकस तल। फोकस तल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका परिभाषा मैं बता देता हूं, फोकल प्लेन। फोकस प्लेन, तो फोकस तल का परिभाषा कैसे कहेंगे, तो देखेंगे दोस्तों, ये मुख्य फोकस है ना, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत, अभिलंबवत के मतलब 90 अंश पर जाए, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत, जो इससे होकर गुजरना लंबवत, लंबवत का मतलब इसके 90 अंश पर जाए, यानी जो लंबवत होगा इसका मतलब कि 90 अंश पर जाना चाहिए। तो मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत जो तल होगा, जब ऐसे जाएगा लाइन तो 90 अंश पर, इसको 90 अंश का कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो हम लोग कहेंगे कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। यह रहा मुख्य फोकस तल का परिभाषा, यानी फोकस तल का परिभाषा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट कर हमको बताएं, तभी मैं जो है आप लोग जो है मेरा जो है उत्साह बढ़ेगा। आप लोग इसका वीडियो जो है मैं लोड करता रहूँगा। मैथमेटिक्स का बहुत जल्द ही वीडियो मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के समक्ष। तब तक आप लोग चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हर एक बच्चों तक ये बातें जानी चाहिए कि यहाँ पर फिजिक्स जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आसान सी भाषा में आपको समझाई जा रही है। तो वीडियो आप लोग देखे हैं, अगर आपको जो है इतना बताने के बाद भी नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके आप लोग देख लेंगे, ताकि खुद का लैंग्वेज में लिखा हुआ सिंपल सा परिभाषा है दोस्तों, ये चीज़ें तो आपको याद हो ही जानी चाहिए। इसमें दो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट था, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। इसको जो है आपको याद करना ना भूलेंगे। इसको याद रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो है मैं पार्ट को जो है इसका कल लेकर आऊँगा। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनाना सिखाऊंगा। तो आगे इसका पार्ट और चलेगा। तब तक आप लोग उस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़ते रहे और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको जो है देता जाऊँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।